क्रिस्टल फील्ड थ्योरी शुरू करेंगे, है ना? ठीक है। वीबीटी हमने देख लिया, है ना? अब वीबीटी जब था तो फिर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की जरूरत क्या पड़ी? तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की जरूरत इसलिए पड़ा क्योंकि आप देखिए, वीबीटी के अकॉर्डिंग आपने कहीं पर भी नहीं देखा कि इसने पेयरिंग अप तो करा दिया, लेकिन अगर हम पूछेंगे कि उसका डीडी ट्रांजिशन आप दिखाइए तो डीडी ट्रांजिशन नहीं दिखा सकते वहां पे, है ना? डीडी ट्रांजिशन। और जब डीडी ट्रांजिशन वहां पे दिखा नहीं सकते हैं तो आप नहीं बता सकते हैं कि उसका कलर प्रॉपर्टी कैसे आ रहा है। ठीक है, उसका कलर प्रॉपर्टी भी आप नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो कलर प्रॉपर्टी जब नहीं बता सकते हैं तो फिर कैसे आप लोगों को पता है कि ये कॉम्प्लेक्स का कलर, हर कॉम्प्लेक्स का हमें कलर पता है ना? कि कैसे कलर आता है, उसके लिए डीडी ट्रांजिशन होता है, सब तो मालूम है, लेकिन एक्सप्लेन कौन कर रहा है इसको, वो चीज भी तो देखना होगा ना। ठीक है। और ठीक है, तो ये सब के कारण जो है यहाँ पर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आया है। और भी बहुत सारे कारण है, जैसे जैसे आएगा मैं बताते जाऊंगा। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है, जैसे मैंने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम आपने देखा था, है ना? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा था वहां पे। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या करता है इसमें? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे वर्क करता है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे ये वर्क करता है। ठीक है, करेक्ट। किसके किसके बीच में? मेटल और लिगैंड के बीच में क्या वो काम करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है मेटल और लिगैंड के बीच में। करेक्ट। ठीक है, समझ में आ गया ये आपको? और यहाँ पर जो है लिगैंड, लिगैंड किस तरह से एक्ट कर रहा है? एक पॉइंट चार्ज के रूप में, है ना? जैसा कि 6 लिगैंड है तो 6 पॉइंट चार्ज हो गया, 8 लिगैंड है तो 8 पॉइंट चार्ज हो गया, 4 है तो 4 पॉइंट चार्ज हो गया, है ना? उस तरह से एल जो लिगैंड है वो कैसे पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है ना? पर एक चीज और दिमाग में रखिएगा, सीएफटी इसके कोवेलेंट कैरेक्टर को नहीं डिस्क्राइब करता है ना। सीएफटी कभी भी नहीं बोला है कि जो मेरा कॉम्प्लेक्स है वो कोवेलेंट कैरेक्टर है ना। तो सीएफटी जो है कोवेलेंट कैरेक्टर को डिस्क्राइब नहीं करता है। करेक्ट। ठीक है, समझ में आ गया ये? उसके बाद जो है आपका कलर जो देता है वो ये बताता है कि कलर कैसे आता है कॉम्प्लेक्स में, है ना? डीडी ट्रांजिशन वगैरह ये बताता है। और वापस से हम आपको एक बार शेप वगैरह बना बता दिए थे, फिर से आप देख लीजिएगा कि डी ऑर्बिटल में दो तरह के मतलब ऑर्बिटल होते हैं। एक होता है एक्सियल, एक होता है नॉन एक्सियल। तो नॉन एक्सियल को वापस से एक बार देख लेते हैं फटाक से। नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स, है ना, डी में ये बहुत काम आएगा क्योंकि ये स्प्लिट हो रहा है तो किस बेसिस पे हो रहा है वो देखना पड़ेगा ना। मतलब दो एनर्जी लेवल पे जो स्प्लिट हो रहा है, ठीक है, वो किस लेवल पे स्प्लिट कर रहा है। तो ये आपका मान लेते ये एक्स है, ये वाई है, ये क्या हो गया मेरा डी एक्स वाई। देखिए ये एक्सियल नहीं है, एक्सियल होता अगर एक्स और वाई पे रहता, लेकिन ये एक्स वाई के बीच में है ना? डी एक्स वाई हो गया। फिर आपका यहाँ पे ले लेते हैं एक्स जेड, तो ये डी एक्स जेड हो गया। फिर आपका ले लेते हैं क्या है, वाई जेड, तो ये हो गया डी वाई जेड, है ना? ये तीनों हो गया आपका नॉन एक्सियल। एक्सियल में कौन आता है? एक्सियल ऑर्बिटल में कौन आएगा? डी एक्स टू वाई टू, है ना? कैसे दिखेगा ये एक्स ये वाई है, इसी में ओवरलैप करता है एक्सिस पे, है ना? तो ये हमारा क्या हो गया? डी एक्स टू वाई टू। और दूसरा क्या है हमारा? डी, ये जेड है ना? और ये हमारा एक्स है वाई है, कुछ भी ले लीजिए आप। तो ये ऐसे गया, वो ऐसे आया, और एक इस तरह का। ठीक है, तो ये हमारा डी जेड टू। करेक्ट। तो समझ में आ गया ये डी जेड टू डी एक्स टू वाई टू। तो ये दोनों हमारा क्या है? एक्सियल है ना? ये दोनों हमारा नॉन एक्सियल है। तो जब भी कोई अप्रोच करता है तो एक्सिस से ही अप्रोच करता है बॉन्ड बनाने के लिए जो आता है ना? जो पिरामिडल टाइप का बनता है एक्सियल बॉन्ड जो बनता है वो डी एक्स टू वाई टू रहेगा या फिर डी जेड टू रहेगा। करेक्ट। ठीक है। और जहां पर आपका प्लेनार होगा, स्क्वायर प्लेनार होगा या कुछ भी होगा, वहां पर आपका डी वाई जेड होगा, डी एक्स जेड होगा या डी एक्स वाई होगा, है ना? ये सब ले सकता है। इवन डी एक्स टू वाई टू भी लेगा तो हमारा जो इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ है वो ज्यादा हो जाएगा। डी जेड स्क्वायर लेगा तो हमारा एक्सियल बॉन्ड लेंथ जो है वो ज्यादा हो जाएगा क्योंकि उस डायरेक्शन में रिपल्शन ज्यादा होगा। करेक्ट। ठीक है, समझ में आ गया ये? अगर ये लिया तो कौन सा बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा? एक्सियल बॉन्ड लेंथ
बढ़ जाएगा। अगर ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट किया ये वाला डी, तो क्या हो जाएगा हमारा, इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ बड़ा हो जाएगा, है ना। ठीक है, ये अगर पार्टिसिपेट किया तो इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ लार्ज होगा, और ये पार्टिसिपेट किया तो एक्सियल बॉन्ड लेंथ ये हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, है ना, बड़ा हो जाएगा। करेक्ट, समझ में आया ये। तो अब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए देखेंगे, उसके पहले अगर हम, जैसे कल भी एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, आप लोगों ने आंसर भी दिया, बहुत अच्छा लगा हमको, किसी किसी का गलत था फिर सही भी था। तो अगर आप हमसे पूछेंगे तो हम आपको बता देंगे कि कैसे वो गलत था, लेकिन आपने सिर्फ हमको भेज करके और फिर उसको अ, बस ऐसे ही छोड़ दिया, लेकिन आप हमको पूछ लिया कीजिएगा, है ना, तो हम आपको बता देंगे। जैसे एक दो क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं आपका झारखंड के ही क्वेश्चन से, है ना। जैसे दो क्वेश्चन हम यहाँ सॉल्व करते हुए फिर शुरू करेंगे, ताकि आपको इंटरेस्ट बना रहे, है ना। तो एक क्वेश्चन तो ये है, देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 अगर आप देखेंगे साइंटिफिक असिस्टेंस का, ये क्या लिख रहा है, क्या लिख रहा है, क्वेश्चन क्या है, द मॉलिक्यूलर, है ना, द मॉलिक्यूलर, अब ज्यादा क्वेश्चन बनाने पे ध्यान देंगे हम लोग, है ना। शेप ऑफ द कंपाउंड, कौन सा, FeCO5, है ना, इस, इसमें चार ऑप्शन इन्होंने दिया है, ए स्क्वायर पिरामिड, बी दिया है स्क्वायर प्लेनार, सी दिया है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, और डी दिया है स्क्वायर बाई पिरामिडल। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हैंडल कीजिएगा, कैसे होगा, कौन सा सही होगा, है ना, देखते ही आंसर नहीं कीजिएगा। इसको अप्रोच करने का तरीका क्या है, ये हमारा, इसको हम कैसे करेंगे, ये आयरन है हमारा, आयरन, है ना, आयरन है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है वो निकालना होगा। हमें पता है कि जो ये कार्बोनिल है CO, ये हमको एक भी चार्ज नहीं देता है, करेक्ट, मतलब ये न्यूट्रल लिगेंड है, लेकिन स्ट्रॉन्ग, है ना, ये कौन सा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ना, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ये। ठीक है, तो और हमें ये पेयरिंग आप करा देगा, क्योंकि ये 3D का एलिमेंट है, 3D एलिमेंट है आयरन, है ना, आयरन कौन सा है, 3D एलिमेंट है, इसलिए इसमें पेयर अप कराएगा। 4D और 5D रहेगा तो स्ट्रांग रहे या वीक रहे, दोनों ही पेयरिंग अप कराएगा, है ना। तो आयरन का देखते हैं, आयरन का तो 26 होता है ना, लेकिन इसमें देखेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा क्या आएगा, 3D 26 है, तो मैग्नीज का 5 और 2 आता है, यहाँ पे 3D 6, है ना, और 4s2, ठीक ठीक है, 3D6 4s2 आया हमारा। अब क्या करना है हमको, एक भी चार्ज इसमें नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5, है ना, ये 3D, ये 4s, ये 4p, है ना। तो इस तरह से देखेंगे हम लोग। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ कितना है, 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन है, अब इस 8 इलेक्ट्रॉन को भरेंगे, है ना। तो हम एक ही बार में कर देते हैं कि पेयरिंग अप होगा, है ना, एग्जाम में अब ये करेंगे तो वापस से इतना स्टेप वाइज बनाएंगे तो आपको टाइम लगेगा ना। तो आप समझ के चलिए कि यहाँ पेयरिंग अप होगा, तो कितना है, 8 को भर देना है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, एक खाली मिल गया आपको यहाँ पे, इसका मतलब एक कार्बोनिल यहाँ पे, एक कार्बोनिल यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और एक यहाँ पे, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 हो गया। तो DsP3, और DsP3 या sp3d क्या होता है हमारा, कितना है, 1 2 और 3, कितना हो गया, 5 5 है, तो मतलब ये TbP होगा, है ना। ज्योमेट्री इसका ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होगा, स्क्वायर पिरामिडल नहीं होगा, स्क्वायर प्लेनार नहीं होगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होगा, है ना। तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं कि जो है कैसे हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को डील करेंगे। तो आप लोगों का क्वेश्चन भी बताया जाएगा साथ साथ में, है ना। तो ये समझ में आ गया कैसे बना, तो इस तरह के क्वेश्चन को इसी तरह से डील कीजिएगा, है ना। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, हम आपको लग रहा होगा कि इतना ये तो हम बनाए इजी क्वेश्चन है, तो हम क्या कर सकते हैं, यही क्वेश्चन पूछा है झारखंड में, है ना, तो इसी लेवल का पूछेगा, इसलिए हताश नहीं होंगे कि इतना जल्दी एग्जाम में क्या करेंगे नहीं करेंगे।
एक और क्वेश्चन ले लेते हैं आपको, ये साइंटिफिक असिस्टेंस वाले से ले रहे हैं ना, सिलेबस सेम था। एक क्वेश्चन है, देखिए इसको भी बनाइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। व्हाट इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन प्रेजेंट इन स्ट्रॉन्ग एंड वीक ऑक्टाहेड्रल फील्ड, है ना, रिस्पेक्टिवली फॉर आयरन 2+ आयन। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपको बताना है ना, किसमें, जब ये आयरन 2+ में एक बार स्ट्रॉन्ग फील्ड और एक बार वीक फील्ड ये करेगा। मान लेते हैं कोई कॉम्प्लेक्स है इस तरह का आयरन, और यहाँ पर ए ऑक्टाहेड्रल लिखा है ना, ऑक्टाहेड्रल लिखा है तो A6 कर दीजिए, मतलब लिगेंड कितना, यहाँ ए नहीं होगा, लिगेंड अगर है तो हम यहाँ पर एल लिख देते हैं, ज्यादा आसानी होगा सबके लिए। ये इस तरह का मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब इस तरह के मॉलिक्यूल में आपको बोला जा रहा है कि एक बार ये एल क्या है हमारा, वीक फील्ड लिगेंड है, एक बार ये एल हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर +2 है, ठीक है। तो यहाँ पर नहीं, मतलब इसमें +2 होगा, वहां +2 करेंगे तो एक बार मान लेते हैं साइनो ले लेंगे तो यहाँ पर +4 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, +2 है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है हमारा, आयरन का +2 है। तो आयरन का +2 का मतलब क्या हो जाता है हमारे पास, 3d6 4s0, यानी कि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, करेक्ट, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। एक बार वीक फील्ड काम कर रहा है, वीक फील्ड मतलब पेयरिंग अप नहीं कराएगा, है ना। जब वीक फील्ड का रहेगा तो ये पेयरिंग अप नहीं कराएगा, करेक्ट। तो पेयरिंग अप नहीं कराएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, ये D 3 4 5, है ना, ये 3D, ये 4s और ये 4p, है ना। क्वेश्चन आपसे वही पूछ रहा है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा जब एक बार स्ट्रॉन्ग फील्ड और एक बार वीक फील्ड जो है ऑक्टाहेड्रल में मतलब रहेगा उसमें, किसमें, आयरन 2+ आयन में। तो अब आयरन 2+ आयन मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, यहीं से क्लू दे दिया आपको कि 6 इलेक्ट्रॉन है। वीक फील्ड है, पेयरिंग अप नहीं कराएगा, पेयरिंग अप नहीं कराएगा, मान लेते हैं लिगेंड वीक फील्ड में कौन सा हो गया, मान लेते हैं क्लोरीन, 6 क्लोरीन है ना। तो क्या करेगा ये, 1 2 3 4 5 6, ये बन गया, ठीक है। और अब आपका लिगेंड जो है 6 बना हुआ है, तो 6 1 2 3 4 और यहाँ पर डी ले लीजिए। वैसे इसमें भरने की कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमको हाइब्रिडाइजेशन पूछा नहीं है, तो उधर नहीं जाएंगे, हमको बस यहाँ तक भर लिए। अब इधर भरिए या ना भरिए उससे मतलब नहीं है। तो 1 2 3 4, नंबर ऑफ अनपेयर्ड कितना हो गया, 4। एक बार जब स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह ये बिहेव करेगा 3 4 5, तो कैसे बिहेव करेगा ये, हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड आएगा तो इसको पेयरिंग अप कराएगा, है ना, 1 2 3 4 5 6, है ना, यहीं पे खत्म कर देगा। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, 0। यही क्वेश्चन आपका, है ना। तो जहां पर भी ऑप्शन में 4 और 0 रहेगा उसको आप ये कर देंगे। यहाँ पर जैसे आपका स्ट्रॉन्ग एंड वीक पूछा है ना, स्ट्रॉन्ग आपको रिस्पेक्टिवली दिया है, ये दिमाग में रखेंगे ना, मतलब अनुसार से। तो पहले स्ट्रॉन्ग का पूछा है फिर वीक का पूछा है, तो स्ट्रॉन्ग का कितना है 0 और वीक का कितना है 4। तो 4 0 नहीं, 0 और 4 जहां पे रहेगा, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी में है, 0 एंड 4, है ना। तो यही ऑप्शन सही होगा, है ना, 0 एंड 4, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन है आपका जो कि कोऑर्डिनेशन से बनेगा, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग शो डायमैग्नेटिक बिहेवियर। देखिए एक और क्वेश्चन मिल गया हमको, है ना, क्वेश्चन मिल रहा है उसको बनाते चलते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 14, देखिए लगातार कंटिन्यू कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग, हम पुरानी लिख रहे हैं ना, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस शोज डायमैग्नेटिक बिहेवियर, है ना। मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स आपको दिया है इन सब में से कौन डायमैग्नेटिक बिहेवियर कर रहा है, आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बताया था ना हर मॉलिक्यूल के निकालने के लिए, तो वो प्रैक्टिस से ही आपका ये सब बन जाएगा। इसलिए हम आपको जो है सारा प्रैक्टिस करवा रहे थे कि सबका आप प्रैक्टिस कीजिए, ताकि कुछ भी नया आएगा तो आपके लिए जो है इतना सारा प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप इजीली उसको कर सकते हैं, है ना। देखिए ये देखते के साथ ही आपको बनाने शुरू कर देना चाहिए,
कि कैसे होगा। K3, ये K3 है, ठीक है। फिर आयरन साइनो 6, फिर आपका ऑप्शन नंबर डी में क्या है, K4 मैंगनीज CN6, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस शोज डायमैग्नेटिक बिहेवियर। तो हम क्या करेंगे, हमको कोई मतलब नहीं है कि हम एक आंसर निकाल करके बाकी को छोड़ देंगे। हम हमेशा ट्राई करेंगे चारों ऑप्शन में कि क्या निकल सकता है बिहेवियर, क्योंकि हमको यहाँ एग्जांपल मिल गया प्रैक्टिस करने के लिए, है ना। यही तो ये है कि अच्छा ही है कि एक क्वेश्चन पूछा है लेकिन हमको चार प्रैक्टिस करने को मिल गया। सबसे पहले ए को हम लोग इसको एज ए थियोरेटिकल लेके चलेंगे। ए को एक में निकालेंगे तो हमारे पता है कि यहाँ पर +3 है, क्योंकि ये न्यूट्रल लिगेंड है और ये वीक फील्ड लिगेंड है ना। ये हमारा वीक फील्ड लिगेंड है और ये हमारा ऑक्सीडेशन स्टेटस में आयरन में +3 है। तो जब आयरन में +3 रहता है तो हमें पता है कौन सा होगा, 3D5, है ना, 5 इलेक्ट्रॉन ही होगा और वीक फील्ड लिगेंड है। तो डी में अगर हम भरते हैं ऐसे करके 3 4 5, है ना, तो हमें पता है कि वीक फील्ड लिगेंड है तो क्या होगा, 1 2 3 4 5, 5 हो गया। क्या पूछा है, सोज डायमैग्नेटिक बिहेवियर, है ना, डायमैग्नेटिक पूछा है। हम सबका पहले लिख लेंगे, बाद में देखेंगे। तो यहाँ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 5, तो ये कभी भी डायमैग्नेटिक नहीं हो सकता, ये पैरामैग्नेटिक है, क्योंकि अनपेयर इलेक्ट्रॉन अगर एक भी रहेगा तो पैरामैग्नेटिक। इसका अगर हम पूछेंगे मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू क्या होगा, तो 5.92 बोर मैग्नेट्रॉन होगा, है ना, क्योंकि 5 है तो 5.92 बोर मैग्नेट्रॉन इसका वैल्यू होगा। और भी चीज आप निकाल सकते हैं, जो भी निकालना है। बी का निकालते हैं, ये K4 FeCN6 है, तो अगर इसको हम तोड़ेंगे तो क्या होगा, 4K प्लस और प्लस FeCN6, और यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा चार्ज 4 माइनस। अब इसमें हमको यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर निकला हुआ था, इसलिए हमने इसका ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकाला था, लेकिन जनरली इस तरह का कोई केस आएगा तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा। इसको x मानिए, x प्लस 6 इंटू -1, ये नेगेटिव लिगेंड है, इक्वल टू -4, है ना, और x बराबर ये -6 उधर जाएगा तो +6 हो जाएगा, -4 प्लस 6, तो x बराबर क्या हो गया मेरा +2। इसका मतलब आयरन में कौन सा चार्ज है, +2 है। तो आयरन में +2 है तो इसको निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे हम लोग, सिंपल है। देखिए आयरन +2 में रहेगा तो 3D6 होगा, है ना, 3D6 बनाते हैं इसको, 1 2 3 4 5, है ना, 3D6 है। और ये हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, साइनो जो है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। हमने बताया था इस जगह पे, है ना, ऐसे कोने पे हमने बताया था कौन सा क्या है। तो अब देखिए उतना ही लिगेंड में ही आपको पूछेगा, ज्यादा नहीं पूछेगा। आप देखिए ना, ये सब कॉन्सेप्ट आपका झारखंड का ही है ना, MSc लेवल का ही एग्जाम का है ये। अब यहाँ साइनो है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो पेयरिंग अप कराएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 0। ये क्या हो गया हमारा, डायमैग्नेटिक, है ना, डायमैग्नेटिक। बोर मैग्नेट्रॉन में वैल्यू क्या होगा, 0 बोर मैग्नेट्रॉन। आपका आपके लिए आंसर तो यही बन गया, है ना। लेकिन फिर भी हम सी और डी नहीं छोड़ेंगे। अगर दूसरा एग्जाम में अगर ये सब भी रहा तो हम ये सब का भी निकाल कर रख लेते हैं ना। सी में क्या हो जाएगा, K3 है, तो सीधे इसको ऐसा कीजिए, CN6, और यहाँ पर ये 3 प्लस है तो यहाँ पर 3 माइनस हो जाएगा, है ना। तो 3 माइनस हो गया, तो अब देखिए इसका x -6 इक्वल टू -3, और x बराबर -3 प्लस 6 बराबर कितना हो गया, +3, ऑक्सीडेशन नंबर। इसका मतलब ये सीधे इसको फॉलो कर रहा है, फिर से +3, है ना। तो +3 मतलब हो गया D5, ठीक है। तो 3D5, है ना, आयरन +3, आयरन +3 का मतलब हो गया D5, और D5 है तो इसको भरिए 3 4 5, है ना। तो 1 2 3 4 5 पेयरिंग अप होगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग अप कराएगा। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन कैसे पेयर होगा, वो नहीं हो सकता ना, एक ऑर्बिटल में 2 ही रह सकता है। तो यहाँ पर n इक्वल टू 1, और अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड अगर एक भी इलेक्ट्रॉन है तो हमारा ये क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। इसका मतलब ये बी डायमैग्नेटिक तक, सी हमारा अभी भी पैरामैग्नेटिक ही है। डी में देखते हैं क्या होगा। अब वैल्यू भी निकाल सकते हैं, 1.92 या 1.72 आएगा वैल्यू बोर मैग्नेट्रॉन, है ना, क्योंकि n बराबर 1 है। डी में देखिए K4 MnCN6 है, 4 है तो यहाँ 4 माइनस कर देंगे हम सीधे, क्योंकि जब टूटेगा तो ये प्लस में जाएगा और ये माइनस में जाएगा, है ना। तो Mn, अब नोमेनक्लेचर नहीं भूलेंगे, है ना, एक क्वेश्चन नोमेनक्लेचर से भी आएगा जो हम आपको बता चुके हैं कि इसका नाम सब नामकरण कैसे करना है ना, वो भी बताएं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 4 माइनस। अब निकाल लीजिए इसको, x मान के चलिए, x बराबर x -6, तो नेगेटिव है ना, -6 इक्वल टू -4, और x बराबर -4 प्लस 6, और x बराबर +2।
है ना। अब मैग्नीज का निकालना है। मैग्नीज आपका कहाँ आता है, आयरन के जस्ट पहले आता है, मतलब 25 मतलब 3d5 4s2 है ना। तो 3d5 4s2 है, तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +2, तो सिर्फ 3d5 रहेगा, है ना। सिर्फ 3d5, 1 2 3 4 5। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के कारण पेयरिंग अप होगा, 1 2 3 4 5। देखिए एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फिर भी रह जा रहा है, n = 1, तो इसका मतलब ये भी हमारा पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है। और वैल्यू कितना हो जाएगा, 1.72 बोर मैग्नेट्रॉन। अगर किसी का भी वैल्यू भी पूछ देगा तो वैल्यू भी आप बता सकते हैं। इस तरह से सारे ऑप्शन को प्रैक्टिस कीजिएगा, जब भी आपको कॉम्प्लेक्स मिले आप अपने से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जो जो आता है सब कुछ लिखते जाएंगे, है ना। नाम नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या देखा, आंसर आपका बी है, बाकी सब पैरामैग्नेटिक है। हो सकता है नेक्स्ट टाइम में कभी क्वेश्चन में ये सब ऑप्शन दे, अलग अलग ऑप्शन देके पूछेगा इनमें से पैरामैग्नेटिक कौन सा है, तो इसमें से कोई एक रहेगा, तीन में से ए सी और डी में से कोई एक रहेगा, बाकी आपका सब डायमैग्नेटिक रहेगा। तो आप जब इस प्रॉब्लम का बाकी ऑप्शन को प्रैक्टिस कर लिए तो आप इजिली इसको निकाल सकते हैं, है ना। तो समझ में आ रहा है किस तरह से क्वेश्चन बनेगा, है ना। तो चलिए 3 क्वेश्चन हो गया, अब थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं, फिर से हम लोग वापस क्वेश्चन करेंगे जब भी आपका उस लेवल का क्वेश्चन आएगा, तो है ना। तो ऐसे ही क्वेश्चन सबको सॉल्व कीजिएगा, करेक्ट। अब हम लोग वापस आ जाते हैं अपने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में, है ना, सीएफटी में। ये एक्चुअली क्या होता है, इसमें जो है हमारा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होता है ना। स्प्लिटिंग होता है आपका ऑक्टाहेड्रल में, हम देखेंगे स्प्लिटिंग ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में देखेंगे अभी पहले, सबसे पहले। तो ये स्प्लिटिंग होने का मतलब क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि ये आपका छोटा छोटा बनाएंगे तो कैसे दिखेगा, है ना। ये आपका डी ऑर्बिटल है ना, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का ये डी ऑर्बिटल है। ये हमारा क्या है, अभी डीजेनरेट फॉर्म में है ना। मतलब सबके सब इक्वल एनर्जी में, डीजेनरेट फॉर्म में मतलब सबके सब हमारा इक्वल फॉर्म में है, ठीक है। लिगेंड अप्रोच किया, लिगेंड अप्रोच किया तो थोड़ा सा ये ऊपर गया, है ना। थोड़ा सा मतलब एनर्जी हाई होगा, क्योंकि ये एनर्जी हमेशा हमेशा देखिएगा ये एनर्जी का क्रम होता है ना। इससे ये एनर्जी ज्यादा होगा, अगर आप इसको आगे खींचेंगे यहाँ पे और इसको आगे ले जाएंगे तो यहाँ पे आएगा, है ना। तो एनर्जी ज्यादा ही हुआ, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये वाला जो है थोड़ा सा हाई एनर्जी में आ गया, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है किसके साथ, जब यहाँ पे लिगेंड अप्रोच करना शुरू किया तो लिगेंड जैसे ही आया तो क्या होगा, ये थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण हाई एनर्जी में चला गया, लेकिन अभी भी किस फॉर्म में है, डीजेनरेट फॉर्म में ही है, डीजेनरेट फॉर्म में है, अभी भी डीजेनरेट फॉर्म में ही है, ठीक है। तो ये हो गया डीजेनरेट फॉर्म, मतलब सेम एनर्जी होता है, मतलब सबके सब सेम एनर्जी है, यहाँ भी सबके सब सेम एनर्जी है, अभी भी ऑर्बिटल स्प्लिट नहीं किया है ना। और जैसे हम लोगों ने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कह देते हैं कि पेयरिंग अप हो जाएगा, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स रूल हम लोग क्या देखते हैं, पहले एक भर जाएगा उसके बाद दूसरा भरने आएगा ना। तो हम लोग जो सिंपली यहाँ कर देते थे कि ये यही 3 में भरेगा, ये दोनों को कैसे छोड़ दिए, है ना। ये क्वेश्चन आप लोगों ने किसी ने भी रेज नहीं किया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन रेज हुआ आपका जो है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में, कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सबके सब अगर डिजेनरेट फॉर्म में है, सेम एनर्जी लेवल पे है, तो पहले हम इसको भर दे रहे हैं, ये दोनों को छोड़ दे रहे हैं, उसका आंसर आपको सीएफटी देगा, है ना, करेक्ट। तो यहाँ पर जैसे ही अब क्या होगा, लिगेंड अब जैसे ही यहाँ पर अप्रोच किया, अब लिगेंड इसके साथ जैसे ही इसके ऑर्बिटल में जाना शुरू करेगा, एक आयनिक बॉन्ड की तरह बनना शुरू होगा, तो क्या होगा, अब ये फर्दर क्या हो जाएगा, हमारा स्प्लिट कर जाएगा, करेक्ट। ये फर्दर स्प्लिट कर गया, कैसे, ये नॉन डिजेनरेट हो गया। अब क्या हो गया, ये नॉन डिजेनरेट, ये और ये देखिए यही 3 में भर रहा था ना, पेयरिंग अब जब हो रहा था, तो अब आप हम लोग को ये कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो एनर्जी गैप हो गया ना। अगर इसका इस ऑर्बिटल का एनर्जी देखेंगे तो ये यहाँ पे है, इस ऑर्बिटल का एनर्जी देखिएगा तो यहाँ है, दोनों के बीच का एनर्जी गैप अगर आपको देखना है तो इतना है, ठीक है, इतना एनर्जी गैप है। तो इसका मतलब पहले यहाँ पर 1 2 3, फोर्थ वहां कब जाएगा, जब ये एनर्जी गैप है ना, ये एनर्जी गैप आपका पेयरिंग एनर्जी से क्या हो जाएगा, देखिए जो ऑक्टाहेड्रल एनर्जी है वो अगर पेयरिंग एनर्जी मतलब पेयर करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो अगर कम होगा तो ये यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है।
समझ में आया? इस गैप को कैसे हम लोग ये करते हैं उसको देखेंगे। तो नहीं, अगर ये गैप ज्यादा है तो ये क्या करेगा, 1 2 3, फिर फोर्थ वन यहाँ आएगा, फिफ्थ वन यहाँ आएगा, सिक्स्थ वन आएगा, फिर अगर सेवेंथ इलेक्ट्रॉन पूछे तब यहाँ पे जाएगा। ठीक है, यही है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। जब आता है तो क्या करता है, यहाँ पे ये गैप को इंक्रीज कर देता है ना। तो गैप को इंक्रीज कर देता है तो आपका सबके सब नीचे में ही रह जाता है ना, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जब रहता है। तो वीक फील्ड लिगेंड रहता है तो ये गैप को इंक्रीज नहीं कर पाता है, तो क्या होता है 1 2 3 4 5 है ना, कम गैप के कारण 1 2 3 4 5, फिर 6 7 8 9 10 इस तरह से बढ़ता है। करेक्ट? तो समझ में आ गया कि कैसे ये बढ़ता है। अब एक चीज आपको हमेशा पूछता है कि इस सेंटर को क्या कहते हैं, जो जहां से इस डिजेनरेट फॉर्म का जो एक्साइटेड स्टेट्स है वहां से जो दो फॉर्म, दो नॉन डिजेनरेट, ये भी हमारा नॉन डिजेनरेट है फॉर्म, ये भी हमारा मतलब ये नॉन डिजेनरेट हो गया। अब ये है ना, नॉन डिजेनरेट फॉर्म में आ गया ये। ठीक है, लेकिन अगर आपस में ये दोनों का देखेंगे सिर्फ तो ये डिजेनरेट फॉर्म में। आपस में अगर ये तीनों का देखेंगे तो ये ये डिजेनरेट है। क्यों, कैसे डिजेनरेट है? क्योंकि यहाँ जो तीन ऑर्बिटल है ये एक ही एनर्जी लेवल पे है, यहाँ जो दो ऑर्बिटल है ये दोनों एक ही एनर्जी लेवल पे है। लेकिन अगर कंप्लीट डी को देखेंगे तो ये तो नॉन डिजेनरेट हो गया ना, अलग अलग टूट गया। लेकिन सिर्फ इसको देखेंगे और सिर्फ इसको देखेंगे तो ये आपस में मतलब ये अकेले में डिजेनरेट फॉर्म में, ये भी अकेले में डिजेनरेट फॉर्म में, मतलब सेम एनर्जी लेवल पे। अब इसको स्प्लिट करते हैं तो इसका नाम हम लोग रखते हैं T2G ऑर्बिटल्स, इसका नाम रखते हैं EG ऑर्बिटल्स, है ना। तो एक चीज अभी हम आपको बताने जाएंगे, हो सकता है वहां से क्वेश्चन आएगा, पूछता ही है खास करके। तो T2G और EG, इस दो तरह के ऑर्बिटल में इसको डिवाइड किया। हम बात कर रहे थे इसका, इसको हम लोग कहते हैं बेरी सेंटर, है ना। कभी कभी पूछ सकता है बेरी सेंटर क्या है ना। अब देखिए यहां से जो यहाँ नीचे तक का एनर्जी है ना, इसको हम लोग कहेंगे -0.4 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, है ना। इस एनर्जी का वैल्यू हुआ। यहां से यहां तक का जो एनर्जी है ये रहेगा आपका +0.6 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। इसका मतलब यहां से इसका डिस्टेंस ज्यादा है गैप, यहां से इसका डिस्टेंस कम है। ठीक है, तो -0.4 डेल ऑक्टाहेड्रल या फिर +0.6 डेल ऑक्टाहेड्रल, ये ऊपर का वैल्यू हो गया। समझ में आ गया ये, है ना। और ओवरऑल यहां से यहां तक का जो हम लोग लेके चलते हैं, इसको हम लोग लेके चलते हैं 10, अगर दो फॉर्म में आता है, एक DQ आता है और दूसरा जो है आपका, या फिर हम इसको डेल्टा ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। पूरा वैल्यू को या तो डेल्टा ऑक्टाहेड्रल या फिर 10DQ बोलते हैं, है ना। DQ के फॉर्म में अगर देखिएगा तो दोनों ही प्लस होगा। यहाँ पर इसका एनर्जी है 4DQ, इसका एनर्जी है 6DQ, दोनों मिलकर के मेरा 10DQ बनता है। करेक्ट? ठीक है, तो अब यहां से जो भी क्वेश्चन बनना है वो आपका बन जाएगा कि बेरी सेंटर से एक किसी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में बेरी सेंटर से T2G तक का एनर्जी गैप जो है वो क्या है। अगर DQ में दिया है तो 4DQ, अगर डेल्टा ऑक्टाहेड्रल में दिया है, इस सिंबल में दिया है तो -0.4, है ना। प्लस नहीं करेंगे उसको, -0.4। ठीक है, अगर बेरी सेंटर से EG का डिस्टेंस पूछेगा तो ऐसे करेंगे, है ना। तो अगर हम इसी में से एक कॉम्प्लेक्स को उठा लेते हैं, सपोज ये बी ऑप्शन को उठा लेते हैं हम, आयरन CN6 है ना, 3D6 है इसमें। तो इस कॉम्प्लेक्स को अगर हम उठा लेते हैं, हम आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कॉम्प्लेक्स का कॉन्फ़िगरेशन पूछेंगे, आयरन CN6, और यहाँ पे क्या था हमारा 4-4-। तो हम बार बार नहीं निकालेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर निकाले थे हम आयरन का, कितना आया था, +2 आया था, है ना। +2 आया था तो 3D6 होगा, इसका +2 आया था तो आयरन +2 का हमारा 3D6। अब ऐसे नहीं पूछेगा आपको, अगर पूछ दिया कि इस कॉम्प्लेक्स का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बताइए क्या होगा, और 4 ऑप्शन दे दिया। पहला आपको दे दिया T2G, है ना, और 1 2 3 4 5 6, T2G 4 और EG2। दूसरा ऑप्शन दे दिया T2G 3, EG3। तीसरा ऑप्शन दे दिया, ये आता है, आप देखिएगा ये क्वेश्चन आपको आता है, T2G 6, EG0, और ऑप्शन डी में आ जाएगा T2G कुछ भी ले लेते हैं 2 और EG4, है ना। इस तरह के 4 ऑप्शन आपको बना देंगे। करेक्ट?
तो जब आप इसको स्प्लिटिंग करने आता है, जब आपको पता है कि पेयरिंग अब कहाँ से हो रहा है, इस तरह से स्प्लिट कर दी, तो इस तरह का कोई एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा कि इस कॉम्प्लेक्स का आप हमको बताइए कि कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। तो देखिए, फिक्स है, हमने यहाँ तो ऐसे ही भर दिया था, है ना, पेयरिंग अप कराएगा क्योंकि यहाँ स्ट्रॉन्ग फील्ड है, वो यहाँ देखना है आपको। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो पेयरिंग अप कराएगा, पेयरिंग अप कराएगा तो कैसे भरेगा, 1 2 3 4 5 6, खत्म हो गया। तो 6 का 6 कहाँ पर है, T2G में है, तो T2G 6 और EG 0, यही ऑप्शन सही होगा, है ना। 4 2 नहीं हो सकता है, 3 3 भी नहीं हो सकता है, 2 4 नहीं हो सकता है। ठीक है, ये 4 2 कब होगा, ये वाला ऑप्शन अगर आपके पास कुछ इस तरह रहेगा, सेम चीज रहेगा, यहीं पे है ऑप्शन एक, देख लेते हैं, ये H2O वाला, है ना, H2O और 3 प्लस दिया है, हम 2 प्लस ले लेते हैं ना, Fe H2O 6, और अगर 2 प्लस ले लेते हैं, इसका मतलब आयरन पे +2 चार्ज है, आयरन पे +2 चार्ज है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3D6। अब देखिए, अब जब भरेगा तो 1 2 3 4 5 6, है ना, मतलब इस तरह से भर रहा है। अब बहुत इजी है, ज्यादा टफ नहीं है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, और आपको जो भी क्वेश्चन पूछेगा बहुत इजी पूछेगा, इसलिए हम कहते हैं कि आप बकाइए नहीं कि यहाँ का क्वेश्चन सॉल्व करना है, वहां का करना है, मेरे पे भरोसा रखिए और जो भी है उसको रिवाइज करते जाइए, बिलीव कीजिए कि आपका हो जाएगा, है ना। लेकिन अकबकाइएगा तो पूरा झारखंड का लड़का भी अकबका गया, है ना, तो उसके साथ आप भी अकबकाते फिरिए, है ना, टाइम को बर्बाद करते हुए, तो वो मत कीजिए। आपका काम है कि आप उन लोगों से अलग कैसे होंगे, आपको अलग होना है, मतलब कि जितना टाइम आपका अकबकाने से तो कुछ फायदा होने वाला नहीं है ना, या आपकी चिंता करने से भी कुछ चेंज होने वाला नहीं है, बस अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो बेटर है जो हो गया है उसको एक्सेप्ट कीजिए, है ना, कि डेट दे दिया, डेट दे दिया है, अब हमको उसी अनुसार से तैयारी करना है। तो अकबका के ये क्वेश्चन बैंक वो क्वेश्चन बैंक नहीं करना है, करेक्ट। हम हमको जो करना है हम करेंगे, आपने हमको बताया क्वेश्चन सॉल्व कराना है, हम आपको कराएंगे, हम लेके भी आएंगे वो बुक, किसी भी एक स्टूडेंट का किसी का भी हम संतुष्टि खराब नहीं करना चाहते हैं ना, जिससे भी आप संतुष्ट हो हम कराएंगे। लेकिन पहले आप देखिए तो कि डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करके उसको याद करके कोई फायदा नहीं है ना। आप देखिए आज के बाद से जो जो हम पढ़ाए हैं, अगर वो सही से कॉन्सेप्ट आपको पता है, वहां से अगर एक भी क्वेश्चन मिस हो रहा है तो आप हमको पूछिए, है ना, वहां से अगर एक भी क्वेश्चन मिस हो रहा है तो आप हमको पूछिए। अब देखिए, इसके बारे में देख रहे थे, 3D6 है, ये क्या है हमारा वीक फील्ड लिगेंड है, तो पेयरिंग अप नहीं कराएगा, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये T2G है हमारा, ये EG है ना, T2G और EG। अब देखिए इसका अगर पूछेगा कि इस चार में से बताइए इसका कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है, तो EG में T2G में कितना है, देखिए 4, EG में कितना है, देखिए 2, तो ये वाला ऑप्शन अब सही हो जाएगा हमारा इसके लिए, है ना, इसके लिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा और इसके लिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ में आया, ये नहीं हो सकता, है ना, कि T2G में 3 रहेगा और EG में जाके 3 हो सकता है, वैसा नहीं हो सकता कि 1 2 3 और यहाँ पर 1 2 और फिर से तीसरा, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। ये भी पॉसिबल नहीं है कि 1 2 और ऊपर में 1 2 3 4 ऊपर पूरा भर जाए ना, पहले कहीं पर भी पानी पहले नीचे लेवल में भरता है फिर ऊपर लेवल में, है ना, तो इसलिए ये दोनों का कॉन्फ़िगरेशन ही रॉन्ग है, कहीं से भी नहीं हो सकता। हमने बताया था ना कि चारों ऑप्शन डिस्कस करेंगे, इसलिए हम चारों ऑप्शन में ही आपको फोकस लगा रहे हैं ताकि आप कहीं पे कंफ्यूज नहीं होंगे। इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन कहीं भी देखेंगे उसको पहले ही एलिमिनेट कर दीजिएगा कि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि T2G में 3 है तो ठीक है, लेकिन तो EG में भी 2 ही होगा। T2G में अगर 6 है तो EG में 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, क्योंकि T2G कंप्लीट हो गया है, अब EG में 2 या 4, 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर T2G में 2 है तो EG में 1 भी नहीं होगा, 0 होगा हमेशा, है ना, क्योंकि 1 2 यहाँ तीसरा जब तक भरेगा ही नहीं तो फोर्थ फिफ्थ कहाँ से आया, वो आ ही नहीं सकता है ना। तो तो कुछ कुछ ऑप्शन है जिसको आप डायरेक्टली एलिमिनेट कर देंगे कि वो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, है ना, उस ऑप्शन के बारे में बात करना ही बेकार है। ठीक है, तो करेक्ट। अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना, ये क्वेश्चन भी हमने देख लिया कि क्रिस्टल फील्ड से इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा। बाकी CFSE आपको कैलकुलेट करने के लिए पूछता है कि नहीं आई डोंट नो, लेकिन हम आपको यहाँ बता देते हैं कि कैसे आप CFSE निकालेंगे किसी भी कॉम्प्लेक्स का। तो जैसे ये वाला हमने बनाया है, ठीक है, इसमें जैसे CFSE क्या है, क्रिस्टल फील्ड, CFSE ये क्वेश्चन शायद पूछ सकता है, क्रिस्टल फील्ड, है ना, स्प्लिटिंग एनर्जी बोल सकते हैं या स्टेबलाइजेशन एनर्जी, जो बोलना है बोल सकते हैं, स्टेबलाइजिंग एनर्जी। मतलब ये CFSE, है ना, जितना ज्यादा होगा हमारा जो कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी है वो उतना ही ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी ऑफ
कॉम्प्लेक्स इंक्रीजेस। तो अब देखिए हर मॉलिक्यूल का सीएफएसी निकालने के बाद देखेंगे जिसका सीएफएसी ज्यादा है वो मॉलिक्यूल उतना ही ज्यादा स्टेबल है। तो आपको पूछ सकता है इन चारों में से कौन ज्यादा स्टेबल है ना, इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। तो सीएफएसी ऑक्टाहेड्रल के लिए कैसे निकालेंगे, सीएफएसी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, है ना, कैसे निकालेंगे आप लोग, तो करेंगे -0.4 इंटू T2G में जितने इलेक्ट्रॉन है प्लस 0.6 इंटू EG में जितने ऑर्बिटल है और डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, है ना। ये पेयरिंग वाला जो है ये वाला को हटा दीजिए, है ना, कैलकुलेशन में आपको ये पूछेगा भी नहीं, है ना, क्योंकि थोड़ा सा पेयरिंग का भी ये आता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा हाई लेवल का हो गया। यहाँ पर पेयरिंग को हटाइए, आपको इसी में से निकल जाएगा, है ना, जो आपका 4 ऑप्शन रहेगा। ठीक है, एक फॉर्मूला ये है। दूसरा फॉर्मूला आप लगा सकते हैं जो DQ, ये डेल्टा इसमें आएगा, है ना। अगर आंसर इसमें नहीं देकर के DQ में दिया है तो क्या करेंगे, यहाँ पे DQ में भी निकाल सकते हैं, -4 DQ इंटू T2G। T2G मतलब T2G में जितने इलेक्ट्रॉन है वो -4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और प्लस एक काम कीजिए, यहाँ DQ को हटा दीजिए, यहाँ मल्टीप्लाई रख दीजिए, प्लस 0 नहीं आएगा, +6, है ना, और फिर यहाँ पर आ जाएगा इंटू EG लेवल में जितना इलेक्ट्रॉन है उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और ये किस फॉर्म में आएगा, DQ फॉर्म में आएगा। करेक्ट, समझ में आ गया ये आपको। अब देखिएगा हाई स्पिन और लो स्पिन आपको पता है पहले से कि जहां पर आपका जो है क्या कहते हैं नहीं पेयरिंग अप होगा वो हाई स्पिन होगा, जहां पेयरिंग अप हो जाएगा वहां लो स्पिन हो जाएगा, है ना। तो अब जाते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स में सीधे डील करते हैं, तभी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे एक कॉम्प्लेक्स हमने ले लिया टिटेनियम H2O6 3+, ठीक है। तो टिटेनियम का हमको पता है कहाँ आता है, स्कैंडियम फिर टिटेनियम, मतलब 3D1। अगर मेटल को +2 में देखेंगे तो 3D1 और ये 3D2 में आता है, लेकिन यहाँ मेटल +3 में है, तो टिटेनियम +3 में अगर होगा तो ये 3D2 हो जाएगा हमारा 3D1। मतलब D में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5। D में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 ही है। तो स्प्लिट कैसे करेगा, स्प्लिट तो करना ही होगा हमको, T2G और EG लेवल में स्प्लिट किया हमने, है ना, ये और ये, है ना। तो इसमें जो है 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर गया, है ना, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर गया। करेक्ट, समझ में आ गया ये। तो इसका मतलब इसका मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन अगर हम पूछेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा T2G 1 EG 0, है ना। अब देखिए इसका CFSE अगर कैलकुलेट करना होगा, कैसे करेंगे, CFSE कैलकुलेट करेंगे तो -0.4 इंटू T2G, है ना, ये फॉर्मूला में। तो T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, और फिर प्लस 0.6 इंटू EG में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 भी नहीं है, तो 0, है ना, बराबर कितना आ जाएगा। यहाँ तो ये कंपोनेंट पूरा का पूरा 0 हो गया, 0 से मल्टीप्लाई हो गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, -0.4, है ना। तो -0.4 आ गया आपका, क्या आ गया, डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, या फिर ये वैल्यू हो जाएगा आपका -4 DQ। तो ये CFSE हुआ किसका, इस कॉम्प्लेक्स का, ठीक है, टिटेनियम H2O6 3+, इसका CFSE वैल्यू हुआ कितना, -0.4 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल या -4 DQ। ठीक है, यहाँ माइनस लगा हुआ, ये इसको हटा दीजिएगा जब भी आप वैल्यू को देखेंगे, है ना, क्या कहते हैं ज्यादा या कम, उस समय में माइनस को हटा करके सिर्फ वैल्यू को देखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। ये पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कितना वैल्यू है मैग्नेटिक, मतलब क्या कहते हैं बोर मैग्नेट्रॉन में, तो 1.72 बोर मैग्नेट्रॉन है। ठीक है, जो जो आता है सब चीज को आप यहाँ पर डाल सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं उस चीज को। ठीक है, यहाँ पे हमको बताना, CFSE निकाल लिए। एक चीज हम आपको बताना चाह रहे थे कि नाम सब ऑर्बिटल का, है ना, वो कर देते हैं, वो हमने अभी तक नहीं किया है। आपको कभी कभी पूछ सकता है कि कैसे है, T2G में क्या क्या है, ये T2G, ये EG है ना, ये क्या है, DXY, DYZ, DXZ, तीनों नॉन एक्सियल नीचे पड़ा हुआ रहेगा। ये वाला है DX2Y2, ये वाला है DZ2। ठीक है, एक्सियल वाला ऊपर में है, जितना भी एक्सियल वाला है वो हमारा ऊपर में आ गया, और जो नॉन एक्सियल है वो लोअर एनर्जी में नीचे में आ गया, T2G में, है ना। तो T2G में कौन सा है नॉन एक्सियल, EG में कौन सा है एक्सियल, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका बन सकता है ना, कि T2G में कौन सा ऑर्बिटल है। आपको नॉन एक्सियल तो देगा नहीं, 4 ऑप्शन दे देगा। देखिए हम बता देते हैं,
T2G में कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है? ऑप्शन नंबर ए DX2Y2, है ना? ऑप्शन नंबर बी DZ2, ऑप्शन नंबर सी DXY, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस, है ना? तो क्या हो जाएगा आंसर? ये T2G में कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है? तो ये और ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, है ना? ये होगा। अब जैसे मैंने बोला था बाकी ऑप्शन भी हम लोग देखेंगे, तो ये नहीं होगा तो ये कहाँ जाएगा? ये एक्सियल में, ईजी में जाएगा। ये नहीं होगा इसका आंसर तो कहाँ जाएगा? इजी में जाएगा। तो इससे क्या होगा, नेक्स्ट टाइम में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इजी वाला भी क्वेश्चन रहेगा ना, ये मतलब ये T2G इजी, इस इजी वाला क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा कि ये एक्सियल है तो इजी में जाएगा। ये बस कुछ नहीं हो रहा है, प्रैक्टिस हो रहा है आपका, ठीक है? तो चार ऑप्शन का, चारों ऑप्शन को आपको देखना है अभी प्रैक्टिस में। एग्जाम में नहीं देखिएगा, एग्जाम में आपका आंसर मिल गया, बाकी भूल जाइए, वहां प्रैक्टिस करने नहीं गए हैं ना। लेकिन जब यहाँ पर आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो मान लेते हैं 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपके पास 40 कॉन्सेप्ट होना चाहिए, है ना? 10 क्वेश्चन में आपके पास 40 कॉन्सेप्ट होना चाहिए। कैसे होगा 40 कॉन्सेप्ट? हर एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है। जो सही कर रहे हैं वो तो आप ले लिए, बाकी 3 का भी आप अगर कर लेंगे तो 3 इंटू 3 30 कॉन्सेप्ट फ्री में सीख रहे हैं 10 क्वेश्चन सॉल्व करके, है ना? तो कोई नंबर ऑफ क्वेश्चन को बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है, उसके सारे ऑप्शन को आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और कोई भी गाइड उठा लीजिए, आपको सिर्फ सही ऑप्शन का ही आंसर देगा आपको, है ना? लेकिन आपको क्या करना है, गलत जो है वो क्यों गलत है वो भी देखना है ना। तो हम उसको डील करेंगे यहाँ पे कि गलत है तो वो क्यों गलत है, ठीक है? तो उससे आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन का भी मिल जाएगा सपोर्ट, ठीक है? तो इस तरह से CFSE कैलकुलेट करते हैं, ठीक है? अगर पूछेगा कि 4 में से बताइए किसका CFSE, अगर आपके पास क्वेश्चन दे दिया है ना, क्वेश्चन ही आपको ज्यादा प्रैक्टिस करना, तो इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज मोर स्टेबल, है ना? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज मोर स्टेबल। ऑप्शन नंबर ए दे दिया आपको, यही वाला दे देते हैं हम, ज्यादा आसान है, आपको अभी तुरंत सॉल्व कर रहे हैं। H2O6 3+। ऑप्शन नंबर बी वेनेडियम H2O6 3+, है ना? ऑप्शन नंबर सी वेनेडियम H2O6 2+, ठीक है? और ऑप्शन नंबर डी क्रोमियम H2O6 2+। ये 4 ऑप्शन आपको दिया है और पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज मोर स्टेबल। अगर हमने ये मोर स्टेबल खोज लिया तो आपको मोर स्टेबल करने के लिए, देखिए हम बता रहे हैं कैसे अप्रोच कीजिएगा। मोर स्टेबल ढूंढने के लिए क्या करना होगा आपको, एक का निकालने से तो नहीं होगा, क्योंकि कोई वैल्यू तो नहीं दिया है कि इतना CFSE वैल्यू क्या होगा, है ना? तो स्टेबिलिटी देखने के लिए आपको हमेशा CFSE पूछ रहा है वो आपको, है ना? डायरेक्ट CFSE नहीं पूछेगा, सीधे पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज मोर स्टेबल। जहां स्टेबिलिटी की बात आई, ये वाला बात लेके जाएंगे, जितना CFSE इंक्रीज करेगा स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स भी इंक्रीज करेगा, है ना? तो इनडायरेक्टली आपसे पूछ रहा है कि CFSE क्या है, मतलब इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल है। तो इसका मतलब ये पूछ रहा है कि किसका CFSE सबसे ज्यादा है, ठीक है? तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हैंडल कीजिएगा, तो सबका CFSE आपको निकालना होगा। तो जब आप सबका CFSE निकालेंगे तो ये क्वेश्चन और अलग तरीके से भी पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज हैविंग लेस स्टेबल, है ना? लेस स्टेबल भी पूछ सकता है, या फिर पूछ सकता है अरेंज द फॉलोइंग, है ना? 4 आपको दे देगा और पूछेगा कि इसको अरेंज कीजिए स्टेबिलिटी के आधार पे या CFSE एनर्जी के आधार पे अरेंज कीजिए, और 4 ऑप्शन दे देगा, A इज ग्रेटर देन B इज ग्रेटर देन C इज ग्रेटर देन D, या फिर A इज स्मॉलर देन B इज स्मॉलर देन C एंड स्मॉलर देन D, वैसे करके फिर इसको इधर उधर करेगा, है ना? तो किसी भी तरह से इसको पूछ सकता है। तो पहले तो हम लोग करते हैं, A का तो हम लोग निकाल लिए हैं, बार बार नहीं निकालेंगे, है ना? इसी का निकाले ना, ये कितना आया था, -0.4 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। इसी फॉर्म में, जिस फॉर्म में निकालेंगे उसी फॉर्म में सबका निकालेंगे, है ना? बी का निकाल लेते हैं, क्या है, वेनेडियम H2 3+, मतलब वेनेडियम में 3+ है तो हमें पता है, हम इसलिए बार बार कहते हैं ना कि जाते के साथ ये लिख लीजिएगा, स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, है ना? तो ये 21, ये 22, ये 23, आपको चाहिए मेटल को +3 स्टेट में। आप मेटल को पहले +2 स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए, ये D1 होगा क्योंकि 4s0 हो गया, ये D2, ये D3। तो अब जैसे आपको पता है +2 में D3 हो रहा है तो +3 दिया है, तो एक और निकाल देंगे हम लोग, है ना? तो D2 हो जाएगा, 3D2 हो जाएगा, 3D2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा, वेनेडियम में D2 2 है, स्प्लिट कीजिए इसको,
है ना, स्प्लिट कर दिए T2G और EG, है ना। नीचे में सारे नॉन एक्सियल आ जाएगा, ऊपर में एक्सियल आ जाएगा। ऐसे बोल बोल के प्रैक्टिस कीजिएगा तो अलग से फिर आपको देखना नहीं है कोई कॉम्प्लेक्स को। अब कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन है, भर दीजिए 1 2, है ना। 2 है तो इसका CFSE कैलकुलेट कर लीजिए, है ना। आपको क्या, आपको पूरा फॉर्मूला लिखने की जरूरत है? नहीं। अब जब EG में है ही नहीं तो ये वाला पार्ट हम लिख के क्या करेंगे, नहीं लिखेंगे, है ना। ये ऐसा है, ठीक है, इस तरह रखिएगा क्योंकि ये डेल क्यू सबके लिए है ना। तो जब ये वाला पार्ट में हमारा एक भी नहीं है EG में, तो ऑटोमेटिकली इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा ना। तो सिर्फ हम ये वाला पार्ट लिख करके भी निकाल सकते हैं, तो ये आपका टाइम बचाता है ना, बार बार पूरा नहीं लिखने से। तो 0.4 इंटू कितना है, T2G में 2 है, ठीक है। कितना आ जाएगा ये, 4 दूना 8 माइनस 0.8 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, करेक्ट। सी का निकालते हैं, इसका +2 है वेनेडियम में, +2 का तो हम देखें अभी क्या है, D3, है ना। तो ये लिख के रख लेने से यही फायदा होता है, बार बार आपको लिखना नहीं होगा। +2 है तो D3 है, तो CFSE क्या हो जाएगा, D3, हाँ D3 है तो प्लस ये क्या हो जाएगा हमारा CFSE माइनस 0.4, क्योंकि एक और इलेक्ट्रॉन भरेगा T2G में, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, T2G में कितना है, 3 इलेक्ट्रॉन, और EG में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो 0 ही हो जाएगा वो, तो उसको लिखने से कोई फायदा नहीं है। तो कितना हो गया, माइनस 1.2 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, है ना। ये हो गया। ऑप्शन नंबर डी का देखते हैं क्या आएगा, क्रोमियम है तो हमारे क्रोमियम तक बढ़ा था, +2 स्टेट में रहेगा तो ये D4 होगा। देखिए +2 में ही दिया है ना, तो D4 सीधे, तो CFSE। अब ये देखना है हमको, ये क्या है, वाटर है, मतलब ये स्ट्रॉन्ग फील नहीं है, ये वीक फील है, मतलब एक हमारा EG में चला जाएगा। इसको हमको बनाना होगा। डी के लिए हम बना रहे हैं ये, है ना, T2G EG, यहाँ 2 रहेगा, यहाँ पे 3 रहेगा। तो ये 1 2 3, और जो हमारा वाटर है ये वीक फील्ड है, वीक फील्ड है तो एक इलेक्ट्रॉन हमारा कहाँ चला जाएगा, ऊपर 4। अब देखिए दोनों पूरा फॉर्मूला को लिखना होगा, माइनस 0.4 इंटू T2G में कितना है 3, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 0.6 इंटू 1, EG में कितना है, एक ही है, और ये डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। अब इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ गया यहाँ पे, -1.2 प्लस ये कितना हो जाएगा 0.6, और फिर डेल्टा ऑक्टाहेड्रल वैल्यू कितना आ जाएगा, -1.2 से प्लस 0.6 जाएगा तो -0.6 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। हमने बताया था माइनस को हटा करके खाली वैल्यूज को देखिएगा, एक वैल्यूज है 0.4, एक वैल्यूज है 0.8, एक वैल्यूज है 1.2, एक वैल्यू है 0.6, ठीक है। तो अगर पूछेगा कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, तो ये ऑप्शन नंबर सी कौन सा है, ये और सबसे ज्यादा स्टेबल है आपका। सबसे लीस्ट स्टेबल कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए, ये सबसे लीस्ट, ये लीस्ट, ये मोर स्टेबल। और अगर अरेंज करने के लिए कहेगा कि आप CFSE या स्टेबिलिटी के आधार पर अरेंज कीजिए, तो ए सब कौन सा स्टेबल हो रहा था हमारा, सी सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। देन इसके बाद वैल्यू 0.6 है, यहाँ 4 है, यहाँ 8, ये वाला ये कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी ज्यादा स्टेबल है। देन 8 के बाद आ रहा है आपका ऑप्शन नंबर डी, डी ज्यादा स्टेबल है। देन आपका लास्ट में सबसे लीस्ट स्टेबल है 8। तो ये अरेंजमेंट हो गया। तो देखिए 3 तरह का, 4 तरह का, 3 तरह का क्वेश्चन बना, 4 नहीं 3 तरह का। मोर स्टेबल मतलब CFSE पूछा है तो मोर स्टेबल के लिए सी, लीस्ट स्टेबल के लिए ए, और अरेंज करने के लिए कहेगा तो जहां पर भी ऑप्शन में CBDA लिखा हुआ रहेगा उस पर आप टिक करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा स्टेबल सी है, फिर बी है, फिर डी है, फिर ए है। तो ये सब का क्वेश्चन आपको पूछेगा, है ना। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी पूछ सकता है, अनपेयर्ड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है वो भी पूछ सकता है। तो जो भी आप यहाँ से उसको बताएंगे, है ना, ठीक है, करेक्ट। अब ये कलर भी देगा, बताते हैं कलर कैसे देगा। अगर एक है तो कलर देगा, क्योंकि ये यहां से यहां जा रहा है ना, तो इसी को कहते हैं हम लोग DD ट्रांजिशन। तो जहां DD ट्रांजिशन होगा वो कलर दे रहा है, यहां पर भी कलर देगा, एक घर है ना यहां जाएगा तो DD ट्रांजिशन हो रहा है। जहां पर भी आप देखेंगे ये जगह खाली है, यहां से इलेक्ट्रॉन जा सकता है, तो आप कह सकते हैं कि वो DD ट्रांजिशन हो रहा है, वो कलर देगा। और जिंक की जब बात करेंगे तो जिंक में 10 का 10 भरा हुआ रह जाएगा ना, जिंक +2 की बात करेंगे तो T2G और ये EG, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब कहाँ कोई भी मूव कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह तक, तो यहाँ पर DD ट्रांजिशन नहीं होगा, है ना। और जब DD ट्रांजिशन नहीं होगा तो ये कलर भी नहीं देगा, करेक्ट, समझ में आया। ये जिंक के लिए, जिंक +2 के लिए, है ना। तो DD ट्रांजिशन नहीं होगा तो ये
कलर भी नहीं देगा। अगर एक भी जगह नहीं है जाने के लिए, ट्रांजिशन होने के लिए, तो वो कलर नहीं देगा, है ना। तो ये कौन बता रहा है? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बता रहा है। ये क्या बताया था? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी उसने नहीं बताया था। वो तो सिर्फ कह दिया था स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड पेयरिंग अप कराएगा, नहीं कराएगा, वो कराएगा। लेकिन कलर के बारे में पहली बार हम जाने जब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में, है ना। क्योंकि हमने देखा इसके पास जगह ही नहीं है मूव करने के लिए, है ना। ना यहाँ से यहाँ जा सकता है, ना यहाँ से यहाँ जा सकता है, कहीं से भी कहीं नहीं जा सकता है। इसका मतलब नो डी ट्रांजिशन, नो कलर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स देके आपको वो कलर के लिए भी पूछ सकता है। अब आप किसी भी कॉम्प्लेक्स का जितना ये एग्जांपल किए, आप जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा एग्जांपल हम करते रहें, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। हम भी लेके आएंगे, मुझे एक बुक सजेस्ट किया एक स्टूडेंट ने, हम वो बुक लेके आएंगे, हम देखेंगे उसका क्वेश्चन लेवल क्या है, और अगर हमको अच्छा लगा वो क्वेश्चन तो जरूर हम आपके साथ वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, डिस्कस करेंगे, है ना। इस एमएससी स्टैंडर्ड का जो भी पीजीटी है, पीजीटी लेवल का जो क्वेश्चन है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। उसको हम छोड़ेंगे नहीं, है ना। उसको डिस्कस करके और फिर आपके सामने लेके आएंगे। क्योंकि आप जितना अभी सोच रहे हैं कि एग्जाम आ गया, एग्जाम आ गया, उससे ज्यादा हमने आपको प्रॉमिस किया था कि आपका हम मतलब कि सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तो वो मुझे भी वो चीज फीलिंग हो रहा है ना, कि हम भी आपका जो है आज एक से एक देख, क्योंकि हमको अभी वो चीज से हट गए कि चलो बस हमको हमको क्या टेंशन है ना। हम भी आपके लिए ये अर्ली मॉर्निंग क्लास लगाए है ना। तो उठ हम भी रहे हैं, तो आपको तो और ज्यादा उठना चाहिए, आपको तो और ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए। करेक्ट। तो खैर ठीक है, अभी फिर से आपका क्लास होगा, उसमें हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डील करेंगे। ठीक है, वहाँ कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ऑर्गेनिक का। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से हमको लगता है कि इतना ही है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन और रहेगा तो आप हमसे शेयर कीजिएगा, हम आपको डिस्कस करके बताएंगे। अदरवाइज यहाँ से सारा क्वेश्चन आपका हो जाएगा। लेकिन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ये ऑक्टाहेड्रल के लिए हुआ, टेट्राहेड्रल का बाकी है। टेट्राहेड्रल का हम बता देंगे आपको, और उसके बाद फिर आपका सिलेबस कहाँ गया। टेट्राहेड्रल का बताने के बाद आपका, हम चाहते हैं आप जल्दी जल्दी खत्म करें, है ना। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में टेट्राहेड्रल बनाने के बाद ये खत्म हो जाएगा। मेटल कार्बोनिल्स, मेटल कार्बोनिल्स में बात करेंगे, है ना। और मेटल मेटल बॉन्ड्स, ये भी आपसे पूछता है ना कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स है उसमें कितने मेटल मेटल बॉन्ड्स हैं। ठीक है, डोंट वरी, वो भी बहुत ज्यादा इजी है, आपको हम बता देंगे, बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है, तो आपका एक यहाँ से आएगा, एक EN निकालने के लिए आएगा, मतलब EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने के लिए आएगा। मेटल कार्बोनिल से एक आएगा, शेप आ सकता है, हाइब्रिडाइजेशन आ सकता है, कलर कौन देगा नहीं देगा ये भी आ सकता है। ये सब एकदम पोटेंशियल क्वेश्चन है ना। हम एग्जाम्पल नहीं दे रहे हैं, हम आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आप देख लीजिएगा। फिर नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड कैलकुलेट करने के लिए भी क्वेश्चन आएगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं।